हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने स्टार्ट किया था यूनिवर्स के बाद कल के सेशन में हमने देखा था सोलर सिस्टम और उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण थे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पृथ्वी की जो गतियां हैं, कि एक कल क्लास में एक क्वेश्चन आया था उपसौर अपसौर वाली स्थिति 21 जून और ये 22 जून ये दिसंबर। तो इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं ये होता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे आज पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। जब हमें ये बात सुनने में आती है क्या कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि जब पृथ्वी घूमती है तो हमें ये एहसास क्यों नहीं होता है और चीजें गिरती क्यों नहीं है ना। पृथ्वी की गतियों पे हम बात करें तो हमने एक सामान्य से एक वर्ड सुना है, एक फैक्ट होता है कि पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी जब घूमती है तो हमें घूमती हुई दिखाई क्यों नहीं देती है ना। तो पृथ्वी की गतियों में हम इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये क्यों दिखाई नहीं देती है, उसका क्या कारण है। तो डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी की जो गति होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है घूर्णन गति, एक क्या होता है घूर्णन, जिसे हम क्या बोलते हैं परिभ्रमण या फिर दैनिक गति। परिभ्रमण या फिर दैनिक गति। वहीं हम दूसरी जो गति है वो कौन सी होती है घूर्णन के अलावा, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। इस घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति से आप क्या समझते हैं, है ना। घूर्णन का मतलब क्या होता है? घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी, घूर्णन का मतलब क्या है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, झुकी हुई है। आज हम समझेंगे कि ये क्यों दिखाई नहीं देती है, पृथ्वी घूमती हुई क्यों दिखाई नहीं देती है, ठीक है। घूर्णन का मतलब क्या है, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, घूर्णन मतलब होता है रोटेशन, यानी कि अर्थ जैसा कि ग्लोब देखा होगा ना, तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। अपने अर्थ पे क्या कर रही है वो रोटेट, मतलब कि अपने एक्सिस पे घूम रही है 23.5 डिग्री। तो ये हो गया घूर्णन। वो अपनी मतलब अपने चारों ओर परिक्रमा कर रही है ना, अपने चारों परिक्रमा। इसी को क्या बोलते हैं दैनिक गति। कितने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी वजह से क्या होता है दिन और रात। इसको अभी हम इमेज से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसका प्रभाव क्या होता है घूर्णन गति की वजह से ही दिन और रात का होना, ठीक है। इसको हम अगर समझें रोटेशन को, तो इस वाले इमेज से समझेंगे। ये दिखाई दे रहा है ना पृथ्वी की घूर्णन, ये क्या है अर्थ है, ये क्या है अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। और ऐसे करके ये 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री जो है ये एक्सिस है इसका, 23.5 डिग्री एंगल पे ये झुकी हुई है ना। और ये इसका इक्वेटर है। तो और यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये सन स्टेबल है और पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जैसे सन के सामने ये स्टेबल है और ये मानो अर्थ है और ये झुकी हुई है, तो ये क्या कर रही है अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रही है। अपने एक्सिस पर रोटेट करने के साथ साथ आपने सुना होगा पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की, तो अपने एक्सिस पे तो ये घूम ही रही है,
अपने एक्सिस पे तो ये घूमी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या कर रही है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है। अपने एक्सिस के साथ साथ ये सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। तो अपने एक्सिस पे घूमती है, तो जो पार्ट सूर्य के सामने होता है, जो पार्ट सूर्य के सामने होता है, वहां पे क्या होता है, सूर्य की रेज पड़ती है तो दिन रहता है। और जैसे जैसे अपने एक्सिस पे अब ये यहाँ पे खड़ी हुई है, घूमेगी, तो ये वाला जो पार्ट सन के सामने है तो वो क्या, वहाँ क्या रहेगा, दिन, और यहाँ रात हो रही होगी। फिर ये घूमेगी तो ये वाले पार्ट में क्या होगा, दिन, और पीछे रात होगी। फिर ये घूमेगी और इसी के साथ साथ अपने घूर्णन के साथ साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा करती है। इसी वजह से अर्थ का जो पार्ट, अगर ये 23.5 डिग्री है, ये वाले आधा मान लूँ मैं, है ना, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो जो ये वाला पार्ट है नॉर्थ, तो यहाँ पे जब ये वाला पार्ट सामने रहेगा तो यहाँ दिन की स्थिति होगी और यहाँ रात की होगी, यहाँ रात की। जब हम कहाँ जाते हैं, विदेशों में, लंदन जब होते हैं, हमारे यहाँ कितने बज रहे हैं, सुबह के 5, तो वहाँ कितने बज रहे हैं, रात के 12। हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे तो वहाँ रात के 12 बज रहे होंगे ना। क्या कारण है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है। ये टाइम तो बता दिया था मैंने, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें। तो मैंने ये टाइम वाले जब जिस दिन कराया था उस दिन टाइम जो जॉन होता है उसको मैंने क्लियर कराया था फर्स्ट या आई थिंक सेकंड लेक्चर में। तो यहाँ पे केवल हम रोटेशन और उसको परिभ्रमण को समझ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो वाला कनेक्ट कर लिया है। वैसे भी मैं जैसे कि हर बार बोलती हूँ कि सारी क्लासेज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती है, और जो पार्ट सन के सामने होता है आधे, इसमें जितने भी कंट्री आएंगे वहाँ क्या होगा, दिन होगा, और इसके पीछे रात होगी। फिर ये कैसे, पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, कैसे घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना, ऐसे करके घूमेगी ना, पश्चिम से पूरब की। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये शिफ्ट होके घूमने के बाद यहाँ आ जाएगा, और ये वाला इसके पीछे चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिन, और उसमें क्या हो जाएगा, रात। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में रात। तो ये हो गया पृथ्वी का क्या, घूर्णन गति। ये क्या हुआ, पृथ्वी की घूर्णन गति। तो घूर्णन गति समझ में आया। घूर्णन का मतलब है पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और वो अपने एक्सिस पे ही रोटेशन कर रही है, रोटेट कर रही है, और उसके साथ साथ वो शनि की परिक्रमा भी कर रही है। तो वो जो शनि की परिक्रमा करती है, परिक्रमण गति, दूसरी ये हो गई, दूसरी क्या हो गई, परिक्रमण। इसी वजह से क्या होता है, दिन और रात। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दिन और रात किसकी वजह से होते हैं। प्रश्न क्या पूछा जाता है परीक्षाओं में, दिन और रात किसकी वजह से होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसके साथ साथ वो क्या कर रही है, परिभ्रमण, अपने चारों ओर रोटेट कर रही है, इस वजह से दिन और रात होते हैं। इस वजह से 24 घंटे में, तो पृथ्वी अपनी जो परिक्रमा करती है वो कितने घंटे में कर लेती है, 23 घंटे 48 मिनट और 4 सेकंड, इतने में। ठीक है, तो पृथ्वी जो परिक्रमा करती है अपने चारों ओर, अपनी जो एक्सिस पर रोटेट कर रही है, वो 23 घंटे 48 मिनट 4 सेकंड, यानी कि लगभग 24 घंटे। इसको हम क्या बोल देते हैं, लगभग 24 घंटे। तो इस वजह से जैसे ही रात होती है 24 घंटे में वो दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाती है, लगभग 24 घंटे। 24 घंटे में क्या होता है, अर्थ अपनी सेम पोजीशन पे आ जाती है। दूसरा होता है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी अपने एक्सिस के साथ साथ सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा कर रही है, मार्ग में परिक्रमा करती है, मार्ग में परिक्रमा करती है। तो अब डियर फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा है ना, एक्सिस तो कर ही रही है, मतलब अपने घूर्णन के साथ साथ अपने अक्ष पे तो वो घूम ही रही है, इसके साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में
वो सन की परिक्रमा भी कर रही है। इस वजह से क्या होता है ना, इस वजह से क्या होता है, दिन और रात का छोटा बड़ा होना। इस वजह से क्या हो रहा है, परिभ्रमण, परिभ्रमण, ये दोनों टर्म ना बहुत ही क्लियर होने चाहिए। हम अक्सर परीक्षाओं में इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन की वजह से हम आते हुए क्वेश्चंस गलत लगाते कर देते हैं। तो परिक्रमण, परिक्रमण मतलब अपने चारों ओर खुद की परिक्रमा करना, और परिभ्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने क्या बता दिया, उल्टा बता दिया क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा फील हुआ मुझे। परिभ्रमण मतलब अपने चारों ओर घूमना, यहाँ पे लिखा सही है ना। परिभ्रमण मतलब अपने चारों ओर घूमना, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना, है ना, लिखा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो सूर्य की चारों ओर घूमती है, परिक्रमा करती है सूर्य के, ऐसे याद रखेंगे, परिक्रमा करना मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ठीक है, परिभ्रमण मतलब अपने चारों ओर घूम रही है। ठीक है, परिक्रमण, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से जो हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसको समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, मौसम में चेंज होता है ना। जनवरी में दिन छोटे हो जाते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि दिन छोटे हो गए, सनसेट जल्दी हो जाता है। और गर्मियों में बहुत ही दिन बड़े होते हैं, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ठंड होती है। ये इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है। इसका क्या कारण है? यही हम बोल सकते हैं, इसकी वजह से मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और कैसे होता है इसको समझेंगे। इसकी वजह से मौसम और ऋतुओं में, मौसम या ऋतु में परिवर्तन होता है, सूर्य के चारों ओर घूमती है तो। ठीक है, मौसम या ऋतु में परिवर्तन होता है। इसकी वजह से दिन रात, जब मौसम और ऋतु में परिवर्तन में ही इंक्लूडेड है क्या, कि दिन और रात छोटे और बड़े होंगे, तो दिन और रात का छोटा बड़ा होना, दिन और रात का छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना। डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं ना, तो कैसे घुमाते हैं, ये पूछेंगे दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, दिन और रात जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो किसकी वजह से होंगे, परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब पृथ्वी अपने चारों ओर घूम रही है, अपने एक्सिस पे चारों ओर घूम रही है, उसको बोलते उसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। ये क्या है, परिक्रमण, ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। दोनों बहुत क्लियर होने चाहिए। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा कर रही है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा कर रही है। देखो, इस दोनों का जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ऐसे बन जाता है। इसका अभी नेक्स्ट एकदम क्लियर कट बताती हूँ। दोनों जो भी क्वेश्चन बन रहा है, देखो, घूर्णन या परिभ्रमण, ठीक है, परिभ्रमण, और इसको बोलते हैं परिक्रमण। तो ये होता है अपने चारों ओर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है ना। और यहाँ पे होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा कर रही है, ठीक है। देखो, इसका इम्पैक्ट होता है दिन और रात का होना, दिन और रात का होना। दिन और रात इसी की वजह से होते हैं। इसका मतलब होता है, इसका प्रभाव पड़ता है कि दिन और रात का छोटा बड़ा होना, दिन और रात का छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना, या फिर इसकी वजह से मौसम और ऋतुओं में बदलाव होता है, मौसम और ऋतुओं में बदलाव होता है, मौसम और ऋतुओं में बदलाव होता है, ठीक है। अब ये तो मिल गए फैक्ट कि मैम इसकी वजह से तो ये होता है और इसकी वजह से ये होता है। हमको समझ में नहीं आया ये होता कैसे है,
और क्यों होता है, ठीक है। ये होता कैसे, ये तो फैक्ट हो गया कि हाँ हमने रट लिया घूर्णन और परिभ्रमण। अधिकतर बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज होंगे, है ना। अभी इसको समझने के लिए इसका मैंने जो ट्रिक बनाया वो ये है, परि मतलब अपने, भ्रमण मतलब अपने चारों ओर घूम रही है, परिक्रमण मतलब परिक्रमा कर रही है। ऑब्वियस है परिक्रमा किसी और की जाएगी ना, तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रातों में छोटे बड़े होते हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव होता है। गर्मियों में दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और सर्दियों में बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इसी इनडायरेक्टली इसी को हम इस वे में समझते हैं। अब हम समझते हैं कि होता क्यों है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि दिन और रात क्यों होते हैं, दिन और रात क्यों होते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है ये इस तरीके से। तो जो पार्ट सन के सामने होगा, जो पार्ट सन के सामने होगा, और ये यूं मैंने इसको पकड़ लिया और इसको ऐसे घुमाया एक्सिस पे अपने, तो जो पार्ट सन के सामने होगा वहां दिन होगा, और जो पार्ट पीछे होगा वह रात होगी, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना। ओके, अब देखते हैं हम मौसम में कैसे बदलाव होता है, मौसम में कैसे बदलाव होता है, या ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन के लिए ये हमारा सन तो पता है ना, सन क्या है, स्थिर है, और पृथ्वी अब उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में क्या कर रही है, परिक्रमा। मैंने बार बार बताया ना परिक्रमा। तो दीर्घवृत्ताकार मार्ग क्या होता है, ये दीर्घवृत्ताकार मार्ग क्या होता है, इस तरीके से, इसको बोलते हैं इक्लिप्स, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दीर्घवृत्ताकार मार्ग ये होता है, ठीक है। तो ये सूर्य की दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा कर रही है। अब कैसे होता क्या है इसमें डियर फ्रेंड्स ये होता है ये 21 जून की स्थिति समझते हैं अपना। हम किस गोलार्ध में हैं, सबसे पहले ये बताओ हम किस गोलार्ध में हैं। और हमने जब अर्थ का जब फर्स्ट डे ग्लोब देखा था तो हमने क्या पढ़ा था, अर्थ बताया था ना, अर्थ उत्तरी गोलार्ध में। अगर ये अर्थ है, मैंने क्या बताया, ये इक्वेटर है और ये देशांतर रेखा है। और अर्थ की स्थिति कहाँ बताई थी मैंने, अपने इंडिया की यहाँ। तो मैंने बताया था हम कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध बताया ना। तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये कौन सा गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। और ये कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, है ना, उत्तरी गोलार्ध। और हमारा इंडिया कहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है ना। कर्क रेखा जो है इंडिया से यहीं से तो होके जा रही है, तो हम कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। तो हम जो अर्थ है, ये जो अर्थ दिखाई दे रही है, हम इसके, अगर ये इक्वेटर है बीच में, तो हम इसके उत्तरी गोलार्ध में हैं। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और चुटकियों में समझ जाएंगे, दिन और रात, मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन, ये 2 मिनट में समझेंगे, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, अर्थ किस में, उत्तरी गोलार्ध में ना हम, ठीक है। ये भी यहाँ 21 जून से ये हम आ गए यहाँ सितंबर, 22 सितंबर को अर्थ ये यहाँ पे घूमी, और ये हो गया 22 दिसंबर, और ये हो गया 21 और 22 मार्च, ठीक है। अर्थ क्या है, धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की ओर, किधर से, पश्चिम से पूरब की ओर, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो बदलाव तो होगा ही। तो यहाँ पे 21 जून को हम क्या देखते हैं कि गर्मियाँ होती हैं और दिन बहुत बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो किस पे डायरेक्ट पड़ती हैं, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को कहाँ पड़ती हैं सूर्य की किरणें, सीधी कर्क रेखा पे। और वहां हमने भारत का लोकेशन मैप बताया था ना कि भारत कहाँ पे है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके जा रही है ना। तो 21 जून को हम अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पे, जो हम फील करते हैं गर्मी, जो कि हम फील करते हैं गर्मी। जो भी उत्तरी गोलार्ध में होंगे इंडिया में के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब फील करते हैं 21 जून को गर्मी होती है ना। तो यहाँ से अब चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी होगी, तो जो पीछे दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पे क्या होगी, सर्दी। जो दक्षिणी गोलार्ध के जो भी कंट्री हैं, कौन कौन से, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका के जो कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो हैं दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ पे क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी। तो 21 जून को ये क्या होता है, सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा होता है ना, उत्तरी अक्षांश पे। इसको हम उत्तरी अयनांत की स्थिति बोलते हैं, उत्तरी अयनांत की। लेकिन फिर क्या होगा, चूंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है और उसके साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर,
पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये रोटेट करती हुई सितंबर में यहाँ पहुंची, और सितंबर में जब पृथ्वी पहुंची तो ये वाली स्थिति थी ये घूम गई, ठीक है, ये घूम गई। तो अब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? सीधी इक्वेटर पे। यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो किस पे सीधी पड़ती हैं? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, है ना। ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है। 21 जून को सूर्य की किरणें इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। फिर अगेन सूर्य, फिर क्या हुआ, अर्थ फिर रोटेट करती हुई जा रही है। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध वाला पार्ट था अभी सिर्फ टोके यहाँ आ गया, और जो नॉर्थ गोलार्ध था वो यहाँ आ गया, और सूर्य की किरणें बीच में पड़ी इक्वेटर पे। अब क्या होगा, जो दक्षिणी गोलार्ध था वो लौट के यहाँ आ गया। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध, जिसमें हम हैं। इंडिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? यहाँ पे मकर रेखा पे। और डियर फ्रेंड्स, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था जिस दिन मैंने क्लास स्टार्ट की थी। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री 23 डिग्री पे कर्क रेखा और 23 डिग्री साउथ पे मकर रेखा, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ेंगी, और जो उत्तरी गोलार्ध है वो सन के जस्ट पीछे पहुँच गया ना। तो हमारे पास सन की रेज जो आएगी बहुत कम आएगी, सन की रेज जो आएंगी बहुत कम आएंगी। तो जब सन की रेज कम आएंगी तो क्या होगा, अधिकांशतः अंधेरा रहेगा ना। इसी वजह से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में दिन छोटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि सन की रेस तो बहुत तीखी यहाँ पे फील होगी, यहाँ पे तो अधिकांश टाइम तो अंधेरा ही है ना। अधिकांश टाइम क्या है? अंधेरा है ना, अंधेरा। तो इसी वजह से क्या होता है, सन निकलता भी लेट है। वो तो अपने टाइम पे ही निकलेगा ना। हमारे पास रेज आएंगी 10 बजे सुबह के, है ना। क्यों? क्योंकि दिखाई दे रहा है मकर रेखा पे पड़ेंगी, और हम किस लाइन पे, जोन में है, कर्क रेखा वाले में, और पीछे सन के पीछे। तो हमारे पास सन की रेज कब पहुंचेंगी? सुबह के 10 बजे, और कब वापस हो जाएंगी? शाम को 4 या 5 बजे। तो कितने घंटे सन की रेज पड़ती हैं? ऑलमोस्ट 4, 5, 6 घंटे जो भी। और जब ज़्यादा सर्दी होंगी जनवरी में, ये दिसंबर की बात है ना, दिसंबर और जनवरी में तो उतनी भी नहीं पहुंचती हैं। तो हमें क्या लगता है, दिन छोटे हो रहे हैं। दिन छोटे नहीं होते हैं, सन की रेज पहुंच नहीं पाती हैं, सन की रेज पहुंच नहीं पाती हैं। डियर फ्रेंड्स, ये दिखाई दे रहा है अधिकांश भाग में, जो उत्तरी गोलार्ध के जो अधिकांश भाग है उसमें अंधेरा है। क्यों? क्योंकि सन की किरणें मकर रेखा पे पड़ रही हैं, और हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे। सन की रेज तो यहाँ पड़ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और हमारे पास जो पड़ेगी वो बहुत कम पड़ जाती है, और तिरछी भी पड़ती हैं। तो एनर्जी वैसे ही वो खत्म हो जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो पीछे वाले सेक्शन में ना हम तो, है ना। तो दिसंबर में इसी वजह से हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं, इसी वजह से दिन हमें छोटे लगते हैं। अब समझ में आ रहा होगा ना, अब समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मकर अयनांत। इसी को हम क्या बोलते हैं? जब मकर रेखा पे सन की किरणें सीधी पड़ेंगी तो इसको हम बोलते हैं मकर अयनांत। मकर अयनांत। ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति होती है 21 या 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। नेक्स्ट, जब फिर अगेन पृथ्वी रोटेट करती हुई कहाँ पहुंच रही है? वही वाली स्थिति। तो 22 मार्च को अगेन सन की जो किरणें हैं वो इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं, इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं। तो 21 मार्च और 22 सितंबर ये दोनों टाइम ऐसे हैं जहाँ सूर्य की किरणें इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं, और यहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसको विषुव की स्थिति बोलते हैं, यानी कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। इसको कौन सी स्थिति बोलते हैं? इसको बोलते हैं विषुव की स्थिति। ठीक है, 21 मार्च और 22 सितंबर को विषुव की स्थिति बोलते हैं। अब समझ में आया दिन छोटे बड़े क्यों होते हैं? तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परिक्रमण गति के दौरान दिन छोटे बड़े होते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो क्या होगा? चूंकि हम कौन से, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आ गई तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे दिन और रात 12-12 घंटे का टाइम। तो हम देखते हैं ना सितंबर में न सर्दी न गर्मी, ना सर्दी ना गर्मी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें इक्वेटर पे सीधी पड़ रही हैं, और जब इक्वेटर पे सीधी पड़ेंगी
हमारा अर्थ यहाँ इक्वेटर पे पड़ेंगी, तो हमारे पास ये वहाँ वाले मौसम में सितंबर में कैसा मौसम रहता है, सुहावना, बसंत ऋतु बोलते हैं ना सितंबर में, है ना, सुहावना सा रहता है ना। तो ये वाला हो गया। फिर अगेन दिसंबर में हमें सर्दी का एहसास होता है चूंकि, तो यहाँ पे हमें सर्दी महसूस होती है। और फिर अगन मार्च वाला होली वाला टाइम, ठीक है, तो ना सर्दी ना गर्मी। तो 21 मार्च और 22 सितंबर को क्या होता है, विषुव की स्थिति होती है। वहीं जो 21 जून को हम उत्तरी अयनांत या कर्क अयनांत बोलते हैं, 22 दिसंबर को हम क्या बोलते हैं, मकर अयनांत या शीत अयनांत बोलते हैं, ठीक है। दिन और रात किसकी वजह से छोटे बड़े होते हैं, इसकी वजह से। किसकी वजह से, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है दीर्घवृत्ताकार में, इसी वजह से दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं। क्यों हमें सर्दियों में दिन छोटे लगते हैं, क्योंकि सर्दियों में 22 दिसंबर के पास सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी। मकर रेखा पर पड़ने की वजह से हम कौन से पीछे वाले सेक्शन में आते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सामने पड़ जाता है, उत्तरी गोलार्ध पीछे पड़ जाता है सूर्य के जस्ट पीछे। समझ में, ये दक्षिणी गोलार्ध था। जो ये दक्षिणी गोलार्ध गर्मियों में पीछे रहता है, तो यहाँ पे सर्दी रहती है दक्षिणी गोलार्ध में। आप ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ के वहाँ जाओगे, अर्जेंटीना या साउथ कंट्री में, तो आपको यहाँ जब हमारे यहाँ गर्मी होगी वहाँ सर्दी होंगी, है ना, और जब हमारे यहाँ सर्दी है तो वहाँ सुहावना गर्मी वाला मौसम होगा। तो यही कारण है। और दिन और रात बड़े जो छोटे बड़े होते हैं, और दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इस वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इससे हम रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। बताओ आंसर। अभी मैंने बताया ना, दिन और रात किस कारण से होते हैं, दिन और रात क्यों होते हैं, आंसर दो। भूपरिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब अपने चारों ओर घूमना, और भूपरिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना। इन दोनों में माइन्यूट और बेसिक अंतर समझ में आ गया ना। भूपरिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पे घूर्णन या घूमना, और यहाँ पे सूर्य का दीर्घवृत्ताकार मार्ग में घूमना। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजी में बेसिक अंतर आ गया। सूर्य की परिक्रमा कर, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये हो गया परिक्रमण, और वो हो गया अपने अक्ष पे घूमना। चंद्रमा के परिक्रमण या पृथ्वी के अक्ष के झुकाव किस वजह से दिन और रात होते हैं, इसमें से जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा होगा, भूपरिभ्रमण, नॉट परिक्रमण। अभी आपको मुरारी क्लियर नहीं हुआ, अच्छा सॉरी, तो फिर ठीक है, तो फिर आपका वेरी गुड आंसर है ना, भूपरिभ्रमण। कोई बात नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी सेम सी है, तो इसमें हो भी जाता है। जब मैं भी जब सीखने के क्रम में थी तो मुझसे भी हो जाता था, है ना। तो ये था, ये अक्सर हो जाता है। तो दिन और रात, परि मतलब अपने चारों ओर भ्रमण, और परिक्रमा, जब परिक्रमा होती है तो किसी और की होगी, तो वो सूर्य की। इस तरीके से आप जो भी अपने ओन न्यूमोनिक्स हैं आप उनके साथ याद कर लो। अच्छा एक और चीज बताऊं, अगर क्वेश्चन इसमें होता इसकी बजाय अभी बेस्ट आंसर ये है, लेकिन इसकी बजाय इसमें ऑप्शन क्या होता, ए एंड सी बोथ, तो आपका आंसर क्या होता, हाँ नहीं, तब क्या होता, दिन और रात का कारण क्या है, पृथ्वी, मैंने क्या बताया, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है और अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, तो आंसर क्या होता, ए और सी। इसमें मैंने बताया था ना डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था, इस हमें देखो, घूर्णन, परिभ्रमण, अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है और क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। इन दोनों की वजह से दिन और रात होता है। वो अपने अक्ष पे झुकी हुई नहीं होती, तो क्या वो दिन और रात हो पाते, या फिर वो स्टेबल रहती, पृथ्वी घूर्णन ही नहीं करती। पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, गैस करो, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, घूर्णन ही अपना बंद कर दे, तो क्या होगा, जहां दिन हो वहां दिन होगा, जहां रात है वहां रात हो। क्यों, पृथ्वी, अगर पृथ्वी का एक्सिस नहीं होगा तो क्या होगा, अपने एक्सिस पे झुकी ना हुई हो तो हाँ डियर फ्रेंड्स, इसको भी मैं माइन्यूट सा अंतर है, इसको भी समझो।
अगर पृथ्वी एक्सिस पे नहीं झुकी होगी 23.5 डिग्री तो ऐसे होगी ना, वो झुकी हुई है ना हल्की सी, इस तरीके से है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अर्थ अब घूमेगी तो सन की अगर यहाँ रेज है तो यहाँ पड़ेगी, है ना। अगर वो अब घूम रही है वो चारों ओर, तो सन की रेज अगर वो ऐसी होगी तो पृथ्वी ऐसे 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 घूमेगी। वो जहां पे है जो चीजें वो वैसे ही घूमेंगी। एक्सिस पे नहीं होगी तो दिन और रात की कंडीशन क्या पॉसिबल है? जहां पे सूर्य की किरणें वहीं रहेंगी, वो ऐसे घूम रही है तभी तो वो चेंज हो रही है चीजें, एक्सिस पे घूम रही है तभी तो। अगर वो ऐसे रहेगी तो फिर कैसे ऐसे ही ऐसे हो रहता रहेगा, केवल दिन और रात तो होंगे, लेकिन क्या वो वाली चीजें परफेक्ट वाली हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि 23.5 अंश पे झुकने के साथ साथ वो घूर्णन कर रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो बोथ होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको बनाया था। भूपरिभ्रमण अगर इन दोनों में से केवल ये हो तो वो अपने एक्सिस पे घूर्णन कर रही है, लेकिन इस कब, जब इसके साथ झुकाव भी तो है। हमने घूर्णन में ही बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है, तभी तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ये होगा ए एंड सी। पहले ही कंडीशन ये आती है, आफ्टर ऑल ये आती है, एक्सिस पे झुकी हुई है ना। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज समझ में आ रही है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी कि दिन भी 12 घंटे का, रात भी 12 घंटे की, तो सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती हैं? तो क्या होगा इसका? इक्वेटर पे। सूर्य की किरणें जब इक्वेटर पे सीधी पड़ती है तब कौन सी स्थिति होती है? विषुव की स्थिति। तब कौन सी स्थिति होती है? विषुव की। 21 मार्च और 23 सितंबर। कब कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों स्थितियों में सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? इक्वेटर पे। तो ये आंसर इसका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम परिवर्तन, मौसम में ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? मौसम में परिवर्तन। ऑप्शन ए, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अब यहाँ पे उसने बोल दिया परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? एनुअल रोटेशन, है ना। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। ऊपर बताए गए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव कि अपनी धुरी पर केवल घूमना, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अपने एक्सिस पर झुकाव के साथ साथ वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इस वजह से क्या हो रहा है? मौसम में परिवर्तन हो रहा है और दिन और रात छोटे और बड़े, दिन और रात छोटे और बड़े हो रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद क्वेश्चंस, और ये प्रूव्ड भी हो रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलीवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस जो नेक्स्ट स्लाइड के हैं वो हैं, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चंस थे इसमें, है ना। इससे रिलेटेड जो थे वो यही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था, क्रस्ट में बहुलता में पाया जाने वाला कौन सा रासायनिक तत्व है? रासायनिक एलिमेंट कौन सा है जो क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है? क्या एल्यूमिनियम है या ऑक्सीजन है या सिलिका है या आयरन है? क्या है? ऑक्सीजन, वेरी गुड, ठीक है। क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या होता? अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या होता? आयरन 35%, उसके बाद सिलिका आता है, ठीक है। अगर सीरीज लगाने के लिए आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का समय, ये तो सबको पता ही है, कितना टाइम लेती है? 8 मिनट का, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, कल मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें सोलर सिस्टम में, उसमें से ये क्वेश्चन है, ये शायद मैंने कल भी बता दिया था, बृहस्पति है इसका आंसर, है ना, सबसे बड़ा ग्रह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके चारों ओर रिंग्स पाई जाती हैं? ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके चारों ओर रिंग्स पाई जाती हैं? तो सैटर्न, ठीक है, सैटर्न के चारों ओर रिंग पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, जुपिटर है, मार्स है, मंगल या फिर सैटर्न है?
नेपच्यून, चूंकि ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल कल की क्लास में कराए थे, और बृहस्पति शनि अरुण, इन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है। क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सब कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने डियर फ्रेंड, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो कल की क्लास से भी कनेक्ट करें। मैंने कल पढ़ाया था सोलर सिस्टम और उसमें बताया था इनर प्लेनेट्स और आउटर प्लेनेट्स। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इनर प्लेनेट्स, और उसके बाद एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट आती है जिसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आते हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कहाँ पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की बेल्ट। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो सेल के छोटे टुकड़े होते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। कल मैंने इसकी इमेजेस में लेके और बहुत डिटेल्ड में कराया था क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु को। तो क्षुद्र ग्रह तो वो हो गए जो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट बनती है। होते क्या है? ग्रह के ही एक चट्टानी टुकड़े होते हैं, ग्रह के ही पार्ट होते हैं जो कहीं टूट फूट जाते हैं, तो वो ही क्षुद्र ग्रह का रूप ले लेते हैं। ग्रहों की तरह ही होते हैं। जो मैंने बताया था सोलर सिस्टम में जो भी खगोलीय पिंड हैं वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनमें से ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु सारी चीजें होती हैं। तो क्षुद्र ग्रह तो वो हो गए जो मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। और धूमकेतु या कॉमेट्स मैंने बताया था कि एक ऐसा खगोलीय पिंड जो सूर्य के नजदीक से होकर निकलता है, तो सूर्य के अट्रैक्शन में आने की वजह से, ग्रेविटी में आने की वजह से उसमें क्या होता है? स्पार्क होता है, और उसकी जो सूर्य से टकराने की वजह से उस खगोलीय पिंड की पूंछ सी बनती है और वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। इसको हम कॉमेट्स बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं, या फिर पुच्छल तारा बोल देते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रह कहाँ हैं, जबकि धूमकेतु सही हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। ये एकदम सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः मंगल और बृहस्पति के किसमें? परिक्रमा पथों में पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं। धूमकेतु ऐसा तो नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत। और इसका पहला वाला पार्ट तो सही है, तो ऑल ओवर तो गलत ही हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धूमकेतु गोचर पुक्ष दर्शाते हैं, यानी कि उनकी पूंछ होती है जो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, स्पार्कल करती हुई, है ना, जबकि क्षुद्र ग्रह या नहीं दर्शाते। एकदम सही। तो क्या आंसर क्या होगा? 2 है नहीं, तो इसमें 2 है, ये नहीं होगा, इसमें 2 ये नहीं होगा, सी और 1 और 3। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो सूर्य से किस ओर सूर्य से परे, मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। जितना हम जानते थे उसने उतना क्वेश्चन में बता दिया। आगे क्या बोल रहा है? क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का मास केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। ऑप्शन बी बोल रहा है जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का मास उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। ऑप्शन सी बोल रहा है सूर्य के द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन धूमकेतु पर भेज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। धूमकेतु की पूंछ सदैव एक ही अभिविन्यास में रहती है। इसका जो कौन सा पूछ रहा है क्या है? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है उसने उल्का। ये अक्सर ये टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड, है ना। उल्का क्या होते हैं? उल्का क्या होता है? मीटियोर्स क्या होते हैं? डियर फ्रेंड्स, मैंने ये कल की क्लास में बताए थे, आज अगेन बता रही हूँ। उल्का पिंड वो होते हैं जो ऐसा खगोलीय पिंड जो पृथ्वी की ओर या पृथ्वी के फ्रैक्शन में आता है, और जैसे ही वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट में एंट्री करता है तो वो स्पार्क करता है, और हमें ऐसा लगता है, जैसे हमने कल भी बताया था कि जब किसी का देहांत हो जाता है तो कोई जा रहा है ना। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी दादी ऐसे ही स्टोरी बताती थी कि जिसका देहांत हो गया वो जा रहे हो, उनकी आत्मा जा रही है ऐसे। तो ऐसे जो स्पार्कल्स होते हैं उनको मीटियोर्स बोलते हैं, है ना। तो जो पृथ्वी के फ्रैक्शन की वजह से जलते हैं, इसमें स्पार्क होता है, वो कौन से होते हैं? उल्का या उल्का पिंड होते हैं। और जो सूर्य के उसकी वजह से स्पार्क करते हैं, पुच्छल तारा या धूमकेतु होते हैं। तो ये क्या है? तीव्र गति से चलता तारा है। क्या स्टार है? नो। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है, तारामंडल का भाग है, पुच्छहीन धूमकेतु। ये क्या है?
ये एक मैटर है या कोई खगोलीय पिंड है जो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ है, इसकी वजह से स्पार्क करता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन यहीं स्टार्ट होता है। अभी तक सॉरी इसी के साथ आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया।